वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 सितंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द एनसीआरएफ एज अ फ्रेमवर्क फॉर वेल राउंडेड एजुकेशन। इसमें हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे फर्स्ट। उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इसके जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और कैसे एनसीआरएफ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। इस तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नेविगेटिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। इस आर्टिकल में हम जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उसे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया में क्या सिनेरियो है वो डिस्कस करेंगे और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, किस तरीके से हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है रॉक स्टेट। इसमें हम इसराइल हेजबोला कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे, इनके प्रीवियस कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड की गई होगी। टेलीग्राम चैनल दिया होगा, मोर पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करोगे तो भी हम मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द एनसीआरएफ एज अ फ्रेमवर्क फॉर वेल राउंडेड एजुकेशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 एजुकेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट ईयर आपको 2025 में एनसीआरएफ फ्रेमवर्क पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। डिस्कस द की फीचर्स ऑफ एनसीआरएफ एंड अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एड्रेसिंग द स्किल मिसमैच एंड एम्प्लॉयबिलिटी। सो आर्टिकल में हम जो एनसीआरएफ है उसके फीचर्स की बात करेंगे, प्लस इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। क्या बेनिफिट्स हैं एनसीआरएफ फ्रेमवर्क के जो कि एनईपी पॉलिसी में अडॉप्ट किया गया है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है। आर्टिकल किसने लिखा है? जगदेश कुमार ने लिखा है, जो कि जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं और अभी यूजीसी के चेयरमैन हैं। इनके आर्टिकल अच्छे होते हैं, इनके आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। द एनईपी इज़ अ विजन डॉक्यूमेंट that provides a broad contour of how education can be transformed in India while getting away from the clutches of colonial mindset. So NEP 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है और कह सकते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमने ब्रॉडर कॉन्टोर जो है डिफ़ाइन करके रखे हैं, या फिर हमने कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि डिफ़ाइन करके रखे हैं और कई सारे रिफॉर्म्स इस एनईपी में सजेस्ट किए गए हैं, जिसके थ्रू हम अपना एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं और जो कॉलोनियल लेगेसी है, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो कॉलोनियल एजुकेशन चला आ रहा है, उससे हम दूर जाना चाहते हैं। उसे हमें उस लेगेसी को हम ब्रेक करना चाहते हैं थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। The NCRF National Credit Framework is one of the several transformative reforms that are derived from NEP. So NEP में कई सारे transformative reforms suggest किए गए थे, उसमें से एक NCRF framework है। So NCRF is an integral component of India's NEP designed to provide flexible and comprehensive framework for education system. NCRF को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि एक्स स्टूडेंट है और कॉलेज डिग्री कर रहा है। अब कॉलेज डिग्री कर रहा है तो उसे सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत होगी। डिग्री कंप्लीट करने के लिए उसे 120 क्रेडिट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अलग अलग सेमेस्टर में इसे डिवाइड कर दिया। टोटल 3 ईयर का ये कोर्स है, ठीक। अब बच्चे को 120 क्रेडिट चाहिए। अगर वो 120 क्रेडिट ले लेता है तो वो डिग्री के लिए लायबल हो जाएगा, उसे डिग्री मिलना ही मिलना है। अब क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम डिग्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बीटेक किया है। बीटेक में कई सब्जेक्ट्स होंगे जिसके थ्रू मुझे 120 क्रेडिट मिलेंगे, प्लस कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, पेंटिंग। मेरा इसमें शौक होगा तो मैं करूँगा, नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मान लो इसमें मुझे क्रेडिट्स मिल रहे हो तो मैं तो पक्का करूँगा यार। एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से अच्छा है कि म्यूज़िक सीख लो, पेंटिंग सीख लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
स्किल आपकी डेवलप हो रही है। आप अगर थोड़ा म्यूज़िक भी बजा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेंटिंग कर लेते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है और आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है। इन केस इंजीनियरिंग में अपना नई फील्ड जमा तो हम हो सकता है कि पेंटिंग में अच्छा करने लग जाएँ, आगे बहुत अच्छे पेंटर बन जाएँ। तो जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के पर्पस से एनसीआरएफ जो है इंट्रोड्यूस किया गया है और एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के पर्पस से। सो यहाँ पर मुझे म्यूज़िक और पेंटिंग के लिए भी 5-5 क्रेडिट मिलेगा। तो मैं करूँगा तो इस चक्कर में कि यार आसानी से 5 क्रेडिट मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें मेरा इंटरेस्ट जाग जाए, और इंटरेस्ट जाग जाएगा तो हो सकता है मेरा उसमें करियर भी बन जाए, मुझे जॉब भी अच्छी मिल जाए और इंजीनियरिंग से हम लोग म्यूज़िक में आ जाएँ या पेंटिंग में आ जाएँ। इस तरीके से आपने बहुत बार इंजीनियर्स को देखा होगा कि वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कर रहे होते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली एनसीआरएफ का कंसेप्ट है। दूसरा क्या है कि ये यूनिफाइड क्रेडिट सिस्टम भी अलाउ किया गया है एनसीआरएफ के अंदर। ये यूनिफाइड क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है, इसे समझना ज़रूरी है। यूनिफाइड क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये है कि बच्चा जो है स्कूल एजुकेशन लेगा तो उसके क्रेडिट जमा होते रहेंगे, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन आया, वहाँ पर भी उसके क्रेडिट ऐड होते जा रहे हैं सब। उसने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, उसके क्रेडिट ऐड होंगे, स्कूल एजुकेशन लेगा, उसके क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। सो ये एक यूनिफाइड क्रेडिट सिस्टम है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो मैं कर ही चुका हूँ। The NCRF gives a student the flexibility to earn credit from classroom teaching, laboratory work, adult thinking, laboratory research project, assignment tutorial, sports and games, yoga, performing art, music, handicraft, social work, national cadet corps, and national service scheme activities, vocational and skill education, minor and major project on the job training, internship, apprenticeship, and experiential लर्निंग। सो पहले ऐसा हुआ करता था कि क्लास इंपॉर्टेंट थी, जो क्लासरूम में बैठ कर आपने जो आवर्स कंप्लीट किए हैं उसके हिसाब से आपको क्रेडिट स्कोर मिलता था। अब ये कर दिया है कि आप क्लास में बैठें, अगर क्लास में नहीं है लेबोरेटरी में बैठें तो भी आपको आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा। अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो भी आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा। अगर आप एनसीसी में हैं, एनएसएस में हैं, आप म्यूज़िक, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, योगा कुछ भी कर रहे हो तो भी आपको क्रेडिट स्कोर मिलेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है एनसीआरएफ फ्रेमवर्क में और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं और क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक, सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एक्सपीरियंस को एनकरेज कर रहा है एनसीआरएफ, अलाउइंग स्टूडेंट टू ब्लेंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी एंड स्किल सेट। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, म्यूज़िक भी सीखेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, पेंटिंग भी सीखेंगे और अलग अलग फील्ड की चीज़ें सीख सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर आपने ट्वेल्थ में फॉर एग्जांपल मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम लेके रखा है, आप इकॉनमी भी ले सकते हैं, आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, है ना, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अपने आर्ट्स के भी ले सकते हैं। सो यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया गया है। इसमें यह है कि आप जो भी सब्जेक्ट चाहें उसे इलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पर रखी गई है जिससे स्टूडेंट अलग अलग फील्ड में स्टडी कर सकते हैं और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र मतलब क्या है, जो आपको क्रेडिट मिलेंगे उसे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। मान लीजिए आप बीटेक कर रहे थे, आपने 1 साल बीटेक किया, है ना, जैसे कि मैं बीटेक कर रहा था, 1 साल मैंने बीटेक किया, उसके बाद मेरे को लगा यार बीटेक नहीं हो पाएगा, क्या करूँ, आर्ट्स में चले जाऊँ क्या? लेकिन उस समय ऐसा था नहीं कि आर्ट्स में चले जाता तो 1 साल पूरा वेस्ट होता है जो बीटेक का था। अब क्या हो गया है, जो मैंने बीटेक में क्रेडिट अर्न किए हैं यही क्रेडिट मेरे बीए में काम आ जाएंगे। अगर बीए को पास करने के लिए 120 क्रेडिट की ज़रूरत है और बीटेक फर्स्ट ईयर में मेरे को 40 क्रेडिट मिल चुके हैं तो मुझे सिर्फ 80 क्रेडिट और गेन करना होगा बीए की डिग्री पास करने के लिए। सो आपके जो क्रेडिट है वो ट्रांसफरेबल भी हैं, आप बीच में डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपकी घर की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको बीच में फर्स्ट ईयर के बाद एजुकेशन छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट हो गए, तो आपने कुछ क्रेडिट अर्न किया होगा। आप जब वापस आओगे तो ये आपके जो क्रेडिट आपने अर्न किया है ये एज इट इज़ रहेंगे और आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए सिर्फ बचे हुए क्रेडिट को ही गेन करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके ड्रॉप लिया है
तो आपको वापस आने के बाद पूरे 3 साल डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जितने भी आपके क्रेडिट हैं उसे अर्न करिए और उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल करियर ट्रांजिशन। सो फ्लेक्सिबल करियर ट्रांजिशन भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया बीटेक से बीए में जा सकते हैं, उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, है ना। फालतू बीटेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे बीच में स्ट्राइक हुआ है कि यार मुझे सिविल सर्विस करना है, मैं इंजीनियरिंग करके क्या करूँगा, इससे अच्छा मैं 3 साल का कोर्स कर लेता हूँ और तैयारी कर लेता हूँ आर्ट्स की, वही मैं अपना ऑप्शनल रख लूँगा। ये सारी चीज़ें मुझे 1 साल बाद रियलाइज़ होती है, तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ अपना करियर। नेक्स्ट क्या है, स्किल बेस्ड लर्निंग। सो जो एनसीआरएफ फ्रेमवर्क है वो अलाउ कर रहा है डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू काउंट टूवर्ड्स डिग्री। सो बच्चे जो भी होंगे अलग अलग स्किल भी ले सकते हैं और उसके लिए भी उनको क्रेडिट मिलेगा, तो वो क्रेडिट अर्न कर पाएंगे और उनकी डिग्री में भी वो काउंट होगा। सो एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, इंजीनियरिंग लड़के की बात कर लेते हैं, इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी ख़राब होती है ना। स्कूल एजुकेशन एकदम साधारण सा होता है, अच्छे पढ़ने में होते हैं, मैथ्स वैस अच्छी होती है, इंजीनियरिंग अच्छा कर लेते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक। अब अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए तो आसानी से प्लेसमेंट हो जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। सो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल क्या कर लें, डेवलप कर लें, वो तो आपकी स्किल सेट और बेहतर हो जाएंगे और आप जॉब रेडी हो जाएंगे। सो स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया गया है एनसीआरएफ फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट है जो एनसीआरएफ फ्रेमवर्क है उसके थ्रू आप अपना करिकुलम कंटिन्यूसली अडाप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम बीटेक के करिकुलम की बात करें तो बाय एंड लार्ज फिक्स ही होगा, वहीं बीए की बात करें फिक्स है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम एक्स्ट्रा स्किल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप करवा दीजिए और इसमें क्रेडिट रख दीजिए। बच्चा अगर वर्कशॉप करेगा तो वो क्रेडिट अर्न कर सकता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अलग से कोर्स करवा लीजिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से पढ़ लेता है, प्रॉपर प्रैक्टिकल कर लेता है, तो एक स्किल सेट और जुड़ जाएगा। सो रियल वर्ल्ड के जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, जो भी नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम अडाप्ट कर सकते हैं वाया एनसीआरएफ फ्रेमवर्क और अपने करिकुलम को हर वक्त कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो करिकुलम है उसमें भी एनसीआरएफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा एनसीआरएफ एम्फेसाइज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एनेबलिंग स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। दिस हैंड ऑन एक्सपीरियंस कैन इंस्पायर एंटरप्रेन्योरल आइडियाज एंड इनिशिएटिव। सो हमने यहाँ पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। सो आप जो है ना, एनसीआरएफ फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो माइंड है वो क्रिटिकली डेवलप होगा, आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और कई सारे आइडियाज़, इनोवेशन हो सकते हैं और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी आपकी डेवलप हो सकती है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एनसीआरएफ के बेनिफिट्स हो जाएंगे। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल रहेगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया है, एनसीआरएफ फ्रेमवर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नेविगेटिंग क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्हें एग्जिट प्रोवाइड करने के लिए, अपनी कंपनी को बेचने के लिए, लिक्विडेशन करने के लिए एक प्रोसेस बनाई है, एक कोड बनाया है जिसे हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहते हैं। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का किस सिचुएशन में आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जब आपकी जो कंपनी है उसने बहुत सारा क्रेडिट लिया है लेकिन वो क्रेडिट वापस नहीं चुका पा रही है, लोन लिया है, बोरोइंग की है लेकिन आप वापस नहीं दे पा रहे हैं और आपको दिवालिया घोषित किया जा चुका है बैंक के द्वारा या फिर आपके क्रेडिटर्स के द्वारा। सो ऐसी सिचुएशन में आप या फिर जो क्रेडिटर हैं वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो प्रोसेस दी हुई है उसको फॉलो कर सकते हैं और या तो आप अपनी कंपनी को वापस रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं या फिर आप उसे लिक्विडेट या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, बेच भी सकते हैं और जितना भी आपका लोन है उसे चुका सकते हैं। उस बिज़नेस में अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप उसे बेचिए, बंद करिए और ख़त्म करिए। इंडिया में प्रॉब्लम क्या थी, इंडिया में सेंटिमेंट्स जुड़ जाते थे अपने बिजनेस। मान लो कि कोई
कंपनी 10 साल 15 साल से चल रही है और सडनली कोई नई कंपनी आती है और उसे मार्केट से बाहर कर देती है, उसके बावजूद भी वो लगातार जो कंपनी रहती है वो एग्ज़िट ना करते हुए और क्रेडिट पे क्रेडिट लेती रहती है, बोरिंग लेती रहती है और कम्पीट करने की कोशिश करती है। अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, जो बैंकर्स हैं उनका नुकसान होता है, क्रेडिटर का नुकसान होता है और जो कंपनी वाले हैं उनका भी नुकसान होता है और फिर अल्टीमेटली कंपनी बंद हो जाती है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप आउट ऑफ मार्केट जा रहे हैं तो एक प्रॉपर एग्जिट मैकेनिज़्म अगर आपको दे दी जाए तो आप जो है अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। इस स्टार्टअप के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्टार्टअप किया, आपका आइडिया चला नहीं चला, 2 साल कंपनी अच्छी चली, फिर एकदम सडनली नहीं चल पाई, सो आप एग्ज़िट कर सकते हैं तुरंत और फिर दूसरा आइडिया जो भी आपके दिमाग में है उसके थ्रू स्टार्टअप कर सकते हैं। सो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2016 में। अब उसमें एक प्रोविज़न था क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का। ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी अलाउ की गई है आईबीसी में 2016 का जो कोड है, लेकिन बहुत लिमिटेड वे में अलाउ की गई है, वो भी डिटेल में समझेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है क्या। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी also known as international insolvency is a situation where a debtor has asset or creditor in more than one country and is experiencing financial distress. So क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, लेट से कि कोई एक एक्स कंपनी है, इसके एसेट अलग अलग देश में है या फिर इसे जो क्रेडिट किया गया है लोन वो अलग अलग कंट्री के बैंक्स ने किया है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कई सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इंडिया में मान लो इसकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू जो है लिक्विडेशन होने वाला है, तो जो लेट्स से कि इंग्लैंड का कोई बैंक है, उसने भी इसे लोन दिया होगा, तो लिक्विडेशन जब होगा तो इंग्लैंड के बैंक को भी पैसा देना ज़रूरी होगा। वो बोलेगा कि भाई मेरा भी क्लेम है, लेकिन वो तो इंडिया के बाहर है। सो ऐसे में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में बहुत सारे इशू आते हैं। इंडिया में अलाउ तो किया गया है पर कई सारे चैलेंजेस हैं जो इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसे डिस्कस करेंगे और क्या किया जा सकता है जिसके थ्रू क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व किया जा सके। सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द अडॉप्शन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ इज वाइटल टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर regime into national legal ecosystem is considered the hallmark of sound insolvency law. Beside providing legal certainty, they also improve the health of trading entities with cross-border operation, thereby benefiting investment and international trade. So, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपकी कंट्री क्लोज्ड इकॉनमी नहीं है, तो आपको क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ अडॉप्ट करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब कोई भी कंट्री ट्रेडिंग कर रही है ना, ओपनली बाकी कंट्री के साथ, इसका मतलब एक कंट्री के जो बिजनेस पर्सन होंगे वो दूसरी कंट्री में भी ट्रेड कर रहे होंगे या फिर दूसरी कंट्री में भी अपने आउटलेट्स खोल के रखे होंगे। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इसी तरीके से काम कर रही हैं, उनके एसेट्स और उनके क्रेडिटर्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। सो मल्टीनेशनल जहाँ पर कल्चर है, जो भी ओपन इकॉनमी है, वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो जाए। और जब अगर कोई कंपनी बंद होती है तो हो सकता है कि एसबीआई ने उसे क्रेडिट दिया हो इंडिया में, तो ऐसी सिचुएशन में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉज को जो नेशनल लीगल इकोसिस्टम है उसमें इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा जो इंसॉल्वेंसी लॉ होगा वो साउंड कहलाएगा। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, लीगल सर्टेनिटी। ऑब्वियस है यार, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही है, बहुत सारे एसेट खरीद रही है और बहुत सारा लोन भी ले रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी कोई कंपनी बंद हो सकती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी कंपनी हमारे यहाँ आए प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉपर ट्रेडिंग करे, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर इंसॉल्वेंसी का केस बनता है तो तुरंत एग्ज़िट भी करे, और एग्ज़िट जब भी करे तो हमारे यहाँ जो भी स्टेक होल्डर होंगे इन्वॉल्व उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लो यूएस की कंपनी, तो कल को यूएस उसे लिक्विडेट करेगा और अपने जो बैंक्स हैं उनको प्रायोरिटी देगा, जो भी पैसा मिलेगा लिक्विडेशन के बाद। इंडिया के बैंक एसबीआई फॉर एग्जांपल, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही। इसलिए हमें लॉ की ज़रूरत है, एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क प्लस जो नेशनल लॉ है इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो बेसिकली ये
इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करेगा अगर इस तरह के लॉस रहते हैं तो। चीज़ें क्लियर है। नाउ बात कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इशू में। सो आपका जो फर्स्ट चैलेंज है वो है जूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट। चूँकि अलग अलग कंपनी के ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग एसेट रखे हुए हैं, अलग अलग जगह से उन्होंने क्रेडिट लेकर रखा है। सो कौन सी कंट्री का जूरिसडिक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी है और इंडिया में मेजर ऑपरेशन है, उसके सारा प्रॉफिट इंडिया से बनाती है और इंसॉल्वेंसी होगी तो यूएस का जूरिसडिक्शन लगेगा या फिर इंडिया का जूरिसडिक्शन लगेगा। सो जूरिसडिक्शनल कन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा इशू है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग। सम कंट्री मे नॉट रिकॉग्नाइज फॉरेन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। हो सकता है कि यूएस इंडिया की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है उसे एक्सेप्ट ही ना करे, बोले कि आप लोग की जो इंसॉल्वेंसी लॉ है वो ग्लोबल जो फ्रेमवर्क है उससे कंप्लाई नहीं करता है और हम आपके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को मानेंगे ही नहीं। सो जो आउटकम आएगा वो यूएस के लिए इनकंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इशू। जो कंट्रीज़ हैं उनके कोर्ट में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है और ऐसी सिचुएशन में है ना आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। मान लो कि किसी एक कंट्री में लिक्विडेशन प्रोसेस चल रही है तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएंगे, आउटकम आएंगे, वो इनकन्सिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट है लीगल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अपने यहाँ यार अलग तरीके से लॉ प्रैक्टिस किया जा रहा है, दूसरी जगह अलग तरीके से। सो लीगल सिस्टम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। सो इसको हार्मोनाइज करना ऑल ओवर द कंट्री है ना, ग्लोबली, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। सो ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चैलेंजेस हो जाएंगे। नाउ करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। इंडिया में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो लॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे। आईबीसी 2016 में पास हुआ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, बट एट प्रेजेंट इंडिया रिलाइज ऑन लिमिटेड प्रोविजंस विच अलाउ बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऑन द केस बाय केस बेसिस फॉर क्रॉस बॉर्डर insolvencies. This have been seen as an ad hoc and inadequate. So limited provisions हैं IBC 2016 में। और अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का केस आ रहा है, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का, और इंडिया के बायलैटरल अरेंजमेंट है उस कंट्री के साथ में, फॉर एग्जांपल यूके के साथ अरेंजमेंट है तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी केस रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यूएस के साथ नहीं है, ये एग्जांपल है ना, अरेंजमेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएस के साथ मान लो नहीं है और अगर इंसॉल्वेंसी केस आ जाता है क्रॉस बॉर्डर तो फिर वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की कमी है, एडहॉक मैनर में काम चल रहा है जो कि इनएडुकेट है। अगर करंट स्टेटस इंडिया की बात करें, अगर आपको पूछा जाए कि आईबीसी में क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अलाउ की गई है तो बिल्कुल की गई है, लेकिन प्रोविज़न बहुत लिमिटेड हैं और केस बाय केस बेसिस पर ये सारी चीज़ें हो रही है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। 1990s में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ has endeavored to implement its model law developed on 4 pillars. So UN कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने 1990s में एक मॉडल लॉ दिया था फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क इनके द्वारा दिया गया था ताकि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के जितने भी लॉज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे हार्मोनाइज किया जाए। सो 4 पिलर्स थे उसके, एक्सेस, रिकॉग्निशन, कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इन 4 पिलर्स को अक्रॉस नेशन क्या करना था, इम्प्लीमेंट करना था। इस मॉडल लॉ को बेसिकली जो आपके नेशनल लॉ हैं उसमें इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उसे ऐड करने की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे ऐड नहीं किया है। इनफैक्ट इंडिया ने भी मॉडल लॉ के जो एलिमेंट्स हैं उसे अपने लॉ में ऐड नहीं किया है। ठीक, ऑलमोस्ट 60 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने अभी तक के मॉडल लॉ को अडॉप्ट किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है और इसका प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली नॉन बाइंडिंग नेचर का है। ऑब्वियसली ये मॉडल लॉ है, आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसको अपने फ्रेमवर्क में, जो नेशनल फ्रेमवर्क है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर चाहे तो। जैसे नीति आयोग बनाता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए मॉडल लॉस, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब कोई स्टेट चाहे तो ये लॉ
क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और एज इट इज़ उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, या उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है और उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, और चाहे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो ये सारे के सारे क्या है, नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं जितने भी मॉडल लॉज होते हैं। तो मॉडल लॉज जो है नॉन बाइंडिंग नेचर के कारण बहुत सारी कंट्री इसे अडॉप्ट नहीं करी है, और इसके कारण अभी इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो इशू है वो बना हुआ है। नाउ अब वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, हमने चैलेंजेस देख लिए, मॉडल फ्रेमवर्क देख लिए, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देख लिए, और इंडिया में अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो एस्पेक्ट कवर कर लिया। अब जो है इस आर्टिकल में आपको कहा गया है कि आपको जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, इसमें हमें इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस को इंक्लूड करना चाहिए। इसका मतलब जो आप एफटीए साइन कर रहे हो अलग अलग कंट्री के साथ, सीईपीए, सीईसीए, अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम साइन कर रहे हैं, उसमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रिलेटेड प्रोविज़न होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि यार जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस हैं वो एक्चुअल में सपोर्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही तो सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ही तो सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी फेल भी हो सकती है। तो कंपनी किसी भी साल में फेल हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल नोकिया की बात करते हैं, नोकिया बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, लेकिन आगे चल कर के जब बहुत सारी कंपनियां एक साथ आई मोबाइल की, तो नोकिया धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। सो बड़ी कंपनियां भी फेल हो सकती है और इंसॉल्वेंसी इश्यूज आ सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन के तैयार रहने के लिए हमें जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं उसमें इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोविजन ऐड करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमारा जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म है, कौन सा, WTO, उसमें एक ट्रीटी होना चाहिए प्रॉपरली। किसके लिए? क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए। एक तरीके से ट्रेड डिस्प्यूट ही तो होगा। अगर एक जगह इंसॉल्वेंसी रहेगी और दूसरी जगह एसेट रहेंगे, तीसरी जगह क्रेडिटर्स रहेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि डिस्प्यूट होने वाला है, अलग अलग कंट्री का जुरिस्डिक्शन प्रॉब्लम आएगी। तो अल्टीमेटली ये ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो WTO को एक अलग से ट्रीटी बनाने की ज़रूरत है, ट्रिम्स की तरह, जो कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इशू को रिजॉल्व कर सके। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और ऑब्वियसली यार मॉडल लॉ आपको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसे बाइंडिंग तो नहीं बना सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए कंट्रीज़ के बीच में, ताकि मॉडल लॉ के जो एलिमेंट्स हैं उसको नेशनल लॉ में इम्बाइब किया जा सके। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रॉक स्टेट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इज़राइल पैलेस्टीन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इज़राइल ने रिसेंटली लेबनान में, जहाँ पर हेज़बुल्ला का एरिया है, वहाँ पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है, और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आया हुआ है। आर्टिकल शुरू करते हैं। First the pagers exploded, then came the walkie-talkies, and then Israel launched a massive bombardment campaign targeting Hezbollah, the powerful Iran-backed Lebanese Shia militant group. So recently जो हेज़बुल्ला थे, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, ईरान इसे बैक कर रहा है और ये लेबनीज टेरिटरी में रह रहे हैं, इनके जो पेजर्स थे वो एक्सप्लोड होना शुरू हुए। उसके बाद इनके जो वॉकी टॉकीज़ थे वो एक्सप्लोड हो गए। सो आप समझ रहे हो इज़राइल की पावर, अपने घर से बैठे बैठे इनके पेजर्स एक्सप्लोड करा रहा है, इनके वॉकी टॉकीज़ एक्सप्लोड करा रहा है। अलग लेवल का जो है इनका टेक्नोलॉजी है भाई, अलग लेवल की। सो ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर अब मैसिव बम्बार्डमेंट कैंपेन चालू कर दिया है इन्होंने, और टारगेट कर रहे हैं हेज़बुल्ला को। एज इट अपीयर्स द पेजर्स एंड वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन वर पार्ट ऑफ इजराइल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी एम्ड एट वीकनिंग हेज़बुल्ला इन देयर स्लो बर्निंग वॉर सिंस October 7, 2023। सो जो पेजर्स एक्सप्लोड हुए हैं, वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन हुआ है, बेसिकली ये इजराइल की कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी थी, जिसके थ्रू वो हेज़बुल्ला मिलिटेंट ग्रुप को वीकन करना चाहता था। When Israel launched its Gaza invasion after Hamas attack a year ago, Hezbollah began firing rockets into Israel in solidarity with the Palestine. While both sides exchanged fire, they were wary of not letting the tension spiral into all-out war. जब गाज़ा इन्वेशन शुरू हुआ इसराइल का, तो पैलेस्टीन की सॉलिडेरिटी में
जो आपका हेज़बोल्ला ग्रुप था, उन्होंने रॉकेट फायर करना शुरू किया इज़राइल के अगेंस्ट में, और दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो चल रही थी, मतलब ठीक ठाक फायरिंग चल रही थी। दोनों अपना अपना बचाव भी कर ले रहे थे, थोड़े बहुत यहाँ से मर रहे थे, थोड़े बहुत वहाँ से मर रहे थे। इजराइल के बहुत कम मर रहे थे लोग, क्योंकि उनके पास एडवांस सिस्टम है, एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसके थ्रू वो फायरिंग को स्टॉप कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक ठाक सिचुएशन थी। बट प्रॉब्लम कब शुरू हुई, वॉर एस्केलेशन कब शुरू हुआ, जब इज़राइल के एयर स्ट्राइक से हेज़बोल्ला कमांडर फौद शुक्र की जान चली गई, और उसके बाद से हेज़बोल्ला लगातार रिटेलिएट कर रहा है और इज़राइल में अटैक कर रहा है। जो इज़राइल था, उन्होंने लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक शुरू की थी, स्पेसिफिकली सदर्न लेबनान में, जहाँ पर हेज़बोल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और उसके बाद से, जब से ये कमांडर की डेथ हुई है, तब से रिटेलिएशन किए जा रहा है, और उसके कारण 70,000 इजरायलीज़ को अपने घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये नॉर्थ इजरायली पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, उन्होंने अभी कहा है रिसेंटली कि जो डिस्प्लेस रेसिडेंट हैं, उनको उनके घर तक वापस लाने की जिम्मेदारी उनकी है, और कोशिश की जाएगी कि उन्हें वापस लेकर आया जा सके नॉर्थन अपर गैलिली रीजन में। सो ये रीजन आपको पूछा जा सकता है प्लेसेस इन न्यूज़ प्रीलिम्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखेंगे। ये रीजन इज़राइल में है, जहाँ पर लोगों को रिटर्न अपने घर पर वापस लेकर आया जा रहा है। According to Lebanese authority, at least 575 people, including women and children, were killed in Israel airstrike in just 2 days. अभी जो एयर स्ट्राइक की जा रही है पिछले कुछ दिनों में, उसमें 550 से अधिक बच्चे और महिलाओं की जानें जा चुकी हैं। इन रिटेलिएशन, हेज़बोल्ला फायर्ड मोर प्रोजेक्टाइल्स इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल ऑन वेडनेसडे टुवर्ड्स टेल अवीव। द कन्फ्लिक्ट इज नाउ ऑन एस्केलेटरी स्पायरल, एंड व्हाट इज सीन इज़ वेदर इज़राइल वुड लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और डर ये है कि कहीं ग्राउंड इन्वेजन इज़राइल शुरू ना कर दे। इसका मतलब इज़राइल जो है लेबनान टेरिटरी में घुस करके हेज़बोल्ला को मारना शुरू ना कर दे। ये नेक्स्ट स्टेप हो सकती है, और इसी चीज़ का सभी को डर है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो इज़राइल को लेबनान में नहीं घुसना चाहिए, ग्राउंड इन्वेजन नहीं करना चाहिए। उसके रीज़न क्या हैं, वो इनके जो पुरानी हिस्ट्री है उससे समझ लेते हैं। 1978 में जो इज़राइल है वो लेबनान में इन्वेड किया था, ताकि वहाँ पर जो पैलेस्टीनियन गुरिल्लाज हैं उन्हें बाहर निकाल सके इन द नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर। लिटानी रिवर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी प्लेसेस इन न्यूज़ में, प्लीज़ इसको भी ध्यान रखेंगे, लिख के रखेंगे, ये भी आपको पूछा जा सकता है। सो 1978 में इज़राइल ने ऑलरेडी लेबनान में इन्वेजन किया हुआ है, ताकि जो पैलेस्टाइनियन गुरिल्लास थे उन्हें बाहर किया जा सके। ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। 1982 में दोबारा से इन्वेजन किया गया, और उस समय जो PLO थी, है ना, उनको लेबनान से बाहर करने की कोशिश की गई। हालांकि PLO को तो रिलोकेट कर दिया गया, PLO को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ से हेज़बोल्ला क्रिएट हुआ है। सो इज़राइल के द्वारा ही जो है हेज़बोल्ला प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। In 2000, after 18 years of Hezbollah resistance, Israel withdrew, leaving a buffer it had carved out on the border in the hands of Hezbollah. So 2000 में हेज़बोल्ला का रेजिस्टेंस लगातार होने के कारण जो इज़राइल है, उन्होंने जो टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी वो उन्हें छोड़ना पड़ा और वापस आना पड़ा, और ये टेरिटरी में अब हेज़बोल्ला का रूल चल रहा है। इन 2006, आफ्टर हेज़बोल्ला क्रॉस बॉर्डर रेड, इज़राइल लॉन्च अनदर इन्वेजन, बट आफ्टर 30 days ऑफ फाइटिंग विड्रॉ एज अ पार्ट ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट विद हेज़बोल्ला। सो 2006 में हेज़बोल्ला ने, जैसे हमास ने अटैक किया उसी तरह का अटैक हेज़बोल्ला ने किया था। उसके बाद इज़राइल ने ऑब्वियसली रिटेलिएट किया, लेकिन 30 डे के अंदर सीज़ फायर साइन हो गया था, सीज़ फायर एग्रीमेंट। सो 30 डेज़ में वापस पीस इस्टेब्लिश हो गया था। सो अगर हम पास्ट को देखें और उससे एक्सपीरियंस लेकर समझें, तो इज़राइल को दोबारा से ग्राउंड इन्वेजन करने की मिस्टेक नहीं करना चाहिए। बेहतर ये होगा कि गाज़ा में सीज़ फायर जो है किया जाए, क्योंकि
जो नॉर्दर्न फोर्सेस हैं, जो लेबनान फोर्सेस हैं, जो हिज़बुल्लाह हैं, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? पैलेस्टीनियन के लिए लड़ रहे हैं। यही तो चाहते हैं कि सीज़ फायर जल्द से जल्द हो गाज़ा में। सो प्रेशर बनाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर कि आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तो हम अटैक करेंगे, इसलिए जो है पर जो लेबनान फोर्सेस हैं, जो हिज़बुल्लाह फोर्सेस है, वो अटैक की जा रही है। अगर गाज़ा में सीज़ फायर हो जाता है तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर नेतन्याहू को ग्राउंड इन्वेजन करने की बजाय गाज़ा में पीस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, सीज़ फायर इंश्योर करने की ज़रूरत है। अगर ये करेंगे तो ऑब्वियसली जो हिज़बुल्लाह के साथ इशू चल रहा है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वॉर की जगह पीएम नेतन्याहू को पीस चूज़ करने की ज़रूरत है। ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। 2 प्लेसेस इन न्यूज़ की हमने बात की है, एक लिटानी रिवर की और एक अपर गैलीली रीजन की। ये इज़राइल में है और लिटानी रिवर लेबनान में है। प्लीज़ दोनों को ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स 2025 में पूछी जा सकती है। चीज़ें क्लियर है? ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।